ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट सारे एग्जामिनेशन में मार के बैठे हो आप। हाँ, क्रैश कोर्स में बाबा आपने कुछ घपलेबाजी भी करी है, इस बार सुनने में आया था, ऐसे गुप्त सूत्रों से पता चला है। नहीं वो ठीक है जो भी आपके सूत्र हैं, बट यहाँ पे आपको घपलेबाजी नहीं मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पढ़ाता था मैं, बहुत समय पुरानी बात है, बट एक सरप्राइज है, जबरदस्त बच्चों को रिवील भी करेंगे। एक्चुअली जब घर पे बैठकर आप पेपर देखते हो तो हर एक पेपर इजी लगता है या मीडियम ही लगेगा, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो सिचुएशन अलग होती है। क्योंकि विजय सर का ऐसा है कि वो बोलते हैं कि हमारे रिवीजन है, वो पूरा ही पढ़ा देते हैं। अच्छा लैब्स के अंदर 3 घंटे का लैब्स होता है और 1.5 घंटे में लैब्स खत्म हो जाता है, आपस में फिर तुम बात ही करते हो कि तेरी वाली कैसी है, मेरी वाली कैसी है। ये सब बातों से कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी जॉब में हो आप, तो अभी सेटिस्फाई हो, खुश हो? नहीं सर, अभी तो नहीं सेटिस्फाइड। तो अब आपके आगे क्या करना चाहते हो? मेरा मजा ये है कि जब तक पावर नहीं मिलेगी हाथ में तो मजा नहीं आएगा। तो 2017 में NIT सूरतकल मैंने चूज़ किया था। उसके बाद वहाँ पर मैंने सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करी थी ISC बेंगलोर में, देन सिस्को में थर्ड ईयर में करी थी, वहाँ से प्री प्लेसमेंट ऑफर आ गया था तो मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ 11 मंथ काम किया था, बट वो थोड़ा स्टेबल प्रोडक्ट था और टीम बहुत हाईली प्रोफेशनल थी, तो फ्रेशर के लिए मतलब प्रॉब्लम हो रही थी अंडरस्टैंड करना। तो मैंने मतलब स्विच करने का मतलब विदिन 2-3 मंथ डिसाइड कर लिया था कि मेरे को स्विच करना है। तो फिर मैं प्रिपरेशन करा, कोडिंग वगैरह किया, तो मुझे 4 to 5 ऑफर्स आए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक साथ आए थे, एक आया फिर उसको होल्ड करके CTC बढ़ाने के लिए दूसरे का लिया था, ऐसे लगातार 3-4 दिन होल्ड कर दिए थे। फिर जो फाइनली सबसे अच्छा दे रहा था तो वो पालो अल्टो का था। इसके अलावा अमेजन, ओरेकल और नाइका से आए थे, बट जब पालो अल्टो ज्वाइन करा था तो मेरा गूगल का इंटरव्यू चल रहा था। तो उसके ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद उधर से मुझे आ गया था, बस उन्होंने रिवोक कर दिया था, ले ऑफ का टाइम था। तो वो टाइम मैंने सोचा था कि जब इतनी बड़ी कंपनी, आप इतनी मेहनत करके जाते हो, कोडिंग करते हो और वो आपके साथ ऐसा कर रही है, तो हो सकता मतलब बाकी कंपनीज भी करेंगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है या जॉब सिक्योरिटी के कारण। तो फिर मैंने स्टार्ट मतलब पालो अल्टो में पढ़ते मतलब जॉब करते टाइम में मैंने स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट एग्जाम्स का। तो कौन कौन से एग्जाम लिखे थे उस समय? मतलब पहला एम था कि पहला तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि CSE के लिए गवर्नमेंट एग्जाम होती है, मुझे यही पता था सिर्फ UPSC होती है। अच्छा। फिर मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि NIC, NILIT, बार्क, सेबी बहुत सारी है यहाँ भी। तो फिर मैंने इनका सिलेबस देखा तो मुझे पता लगा कि अगर एक एग्जाम की तैयारी कर लो जो कि गेट की है, इनका ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। सारे सिलेबस ऑलमोस्ट समहाउ सिमिलर ही सिलेबस है सबका। तो मतलब इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सिंगल एग्जाम, मैंने सोचा कि गेट की कर लेते हैं, गेट देना नहीं देना वो बाद में देखेंगे, उसका करके इनका मतलब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। बेसिकली एम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए था, तो फिर आपको सर्च करके पता चला तो फिर आप गेट की तरफ जाए। हाँ, क्योंकि हर एग्जाम का करना मतलब फिजिबल नहीं है, इंडिविजुअली सिलेबस 10-20% डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है गेट का जैसा। तो मैंने सोचा कि गेट के लेवल की करते हैं, गेट की नहीं करते, गेट के लेवल की। तो मैंने देखा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मार्केट में चल रहे हैं गेट के, तो फिर उनके बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। तो फर्स्ट एग्जाम मैंने जो दिया था वो NIC का दिया था 2023 में दिसंबर में। उसमें 2 एग्जाम दिए थे, साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक ऑफिसर। अब उसमें क्या हुआ था कि बहुत डिले हो रहा था एग्जाम में, मतलब पता नहीं था कब रिजल्ट आएगा। 2023 में फरवरी में आया था और दिसंबर में एग्जाम हुआ था। पेपर साल सबसे ज्यादा ओपनिंग थी ना सर? हाँ 600 के आसपास, 592। तो वो डिले के कारण थोड़ा भरोसा उठ गया था कि अब पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने सोचा कि अब प्रिपेयर मोड में रहते हैं, जो एग्जाम आएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता देते जाओ। फिर बाहर का आ गया 2 महीने बाद, बाहर का दिया था मैंने। फिर उसके 3 महीने बाद NILIT का आ गया, फिर 3 महीने बाद SBI का आ गया। तो फिर ये ऐसे कंटिन्यूस में 1.5 साल से ये चल ही रहा था मेरा। तो फिर क्या हुआ था कि बार्क में मेरा फर्स्ट रैंक आ गया था, NILIT में भी फर्स्ट रैंक आ गया था और NIC का साइंटिफिक ऑफिसर में सेकंड आ गया था। तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं इनके साथ कनेक्टेड था, तो वो बोल रहे थे कि गेट बचा है, आप गेट भी दे दो। तो सोचा दे देता। ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट सारे एग्जामिनेशन में मार के बैठे हो आप। हाँ, बस गेट का 8 हटा दे तो सब में टॉप 2 है। ओह ग्रेट। तो कौन कौन से एग्जाम में क्या रैंक आई है? बार्क में फर्स्ट आई थी। तो वो ऐसा एग्जाम था जहाँ से कॉन्फिडेंस मिला था, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था, क्योंकि जेई में मैंने इतनी मेहनत करी थी, वहाँ भी 3000 आई थी, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब लोग बोलते कि अच्छी रैंक है आपकी, अच्छी है, बट स्टिल वो नंबर जो माइंड में था कि टॉप 50, टॉप 100, मतलब कभी सोचा नहीं था। बट जब बार्क में एकदम से आई तो ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब हर एग्जाम में मतलब अगर एक सीट भी होगी तो वो कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है इस एग्जाम में। तो फिर बार्क में दिया था, फर्स्ट आई थी, NILIT में भी फर्स्ट आई थी, एंड देन SBI SO में क्वालिफाइड हुआ था, बट मैं गया नहीं इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरे को जॉब मिल चुकी थी ऑलरेडी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मैंने सोचा कि क्यों सीट खाओ किसी बच्चे की, तो मैं गया नहीं इंटरव्यू देने। फिर
सही। तो पहली बार गेट लिखा कब, कौन से ईयर में था? ये सर फर्स्ट टाइम ही लिखा था मैंने। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ही है? हाँ। कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत। हाँ सर, मतलब मेरा ऐसा था, बच्चे बोलते थे कि इसमें भी आपकी फर्स्ट आएगी, तो मैं डर रहा था देने से कि मतलब नहीं आई तो बच्चे बोलेंगे कि मतलब नहीं आई आपकी, मतलब आपका गेट का उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है। तो ये वाला मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने एग्जाम दिया है। मैंने बोला था मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है। मतलब आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों की थी जो आपके साथ में जुड़े थे। अभी बीच में जैसे वो अफवाह चली थी कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तो बच्चे डीएम करते थे कि आप ही हो जिसके 100 आ रहे हैं मार्क्स। अच्छा, तो वो मैंने बताया नहीं था, बट फिर मैंने जैसे ही एग्जाम दिया और वो रिस्पॉन्स शीट आई तो मैंने देखा कि मतलब सेट 2 था मेरा, उसमें 77 थे। तो मैं खुद शौक हो गया था कि मेरे को लगा था 60 के आसपास आ जाएंगे, थोड़ा हार्ड था। फिर मैंने सोचा कि 77 है तो 100 के आसपास आ जाएगी। फिर मैंने रैंक पीरियड देखा तो सिंगल डिजिट बता रहा है, रैंक 5 रैंक। तो फिर मतलब खुशी हुई थी और डर भी था कि नहीं आई, तो मैंने इसलिए किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि 77 पे मतलब 5 डिजिट मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि आ जाएगी सिंगल डिजिट रैंक। तो इसलिए मैंने वेट किया रिजल्ट का और फिर फाइनली देखा कि 8th रैंक है, तो मजा आ गया था सर। सही। तो जब गेट की आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी तो ऑफ कोर्स यार बहुत सारे एग्जाम आपने पहले दिए थे, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी तैयार होंगे, बट गेट के लिए स्पेसिफिकली किस किस चीज़ का ध्यान रखा कि जिससे ये सिंगल डिजिट रैंक आई है? क्योंकि हर एक एग्जाम की अपनी खुद की, चाहे सब्जेक्ट सेम ही क्यों ना हो, पर हर एक एग्जाम की अपनी खुद की एक डिमांड होती है। बार की अगर बात करोगे तो बार के अपना खुद का एक डिमांड है, गेट का एक अपना डिमांड है, एनआईसी एक अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर जब गेट देने लगे तो आपको क्या लगा, क्या अलग अलग चीज़ें करी जो अभी तक आपने नहीं करी थी? अब जैसे सबसे पहले बार के दिया था तो उसमें ये डिमांड होती है कि डिफिकल्टी हल्का सा डाउन होता है, बट स्पीड और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने, एक्यूरेसी प्लस स्पीड आपको तेज रखनी है। हाँ, तो उधर क्या रहता था, मेरा हाई अटेम्प्ट का हमेशा रहता था। बार में मैंने 100 में से 87 अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें से मतलब थोड़े बहुत गलत तुक्के भी दिए थे, क्योंकि हाई अटेम्प्ट से ही आपके नंबर आएंगे। क्योंकि उधर ऐसा है कि क्वालिफाई होना है आपको। अगर आप बता, जैसे कट ऑफ शायद 107 था, 108 है या फिर आपके 200 है, 107 ही कट ऑफ था। हाँ, मेरे 200 कुछ आए थे, तो है इक्विवेलेंट ही, बट स्टिल मैंने हाई अटेम्प्ट की कोशिश रखी थी। अब एनआईसी का देखें तो वहाँ ऐसा है कि वो बार लेवल का आता है, बट एप्टीट्यूड बहुत हाई लेवल का आता है। बिल्कुल सही बात तो है। वो मैंने देखा कि एप्टीट्यूड में इनिशियली नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत टफ था, और उधर क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सही। वो डिस्काउंट वगैरह है, वो सॉल्वेबल ही नहीं है। तो वहाँ स्ट्रेटेजी ये था कि पहले मैं टेक्निकल कर लूँ, तो उसमें मैं 78 मार्क्स का आता है, तो मैंने 1 घंटे में पूरा सीएससी वाला कर लिया था। बाकी 2 घंटे में उसमें कुछ अलग भी सब्जेक्ट थे। जब एनआईसी का आपने दिया होगा तो उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट अलग भी होंगे, नेटवर्क होगा, कम्युनिकेशन होगा, क्या उसको भी तैयार किया था? हाँ, मैं आपके एनालॉग कम्युनिकेशन वाले पढ़े थे, क्योंकि उसमें था वेटेज था, 20 नंबर का आया था, ट्रिपल ई भी आया था, एनालॉग कम्युनिकेशन आता है। आपके ऐसे बहुत सारे मतलब अवेलेबल थे यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म में मैंने पढ़ा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पढ़ाता था मैं, बहुत समय पुरानी बात है, बट एक सरप्राइज है, जबरदस्त बच्चों को रिवील भी करेंगे। ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए जबरदस्त तरीके से कुछ आने वाला है, राइट सून। तो उसके बाद अच्छा, गेट के लिए आपने फिर ये सोचा, गेट के लिए क्या क्या डिमांड के बारे में सोचा, गेट में क्या करना है? एक्चुअली क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में कुछ सब्जेक्ट हैं जो गेट में हाई वेटेज है, उधर नहीं आते। जैसे सीओए हो गया, उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, ये उधर इतने नहीं आते। कंपाइलर डिजाइन हो गया, तो मेरे वो कंपैरेटिवली वीक थे, क्योंकि मेरा एम वही था, गेट एम नहीं था, तो वो मैंने पढ़े नहीं थे कभी उस लेवल पे। सही। ये था कि महा रिवीजन देख लिया या फिर क्रैश कोर्स कर लिया, उतना सही था। बट गेट के लिए अब जैसे सीओए 10 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग में से 6 से 7 नंबर का आता है, डीएम 12-13 नंबर का आता है। तो स्टिल मैंने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, डीएम और सीओए, बट बिकॉज जेई का मेरा बैकग्राउंड था, तो हल्का थोड़ा रिविजन करके ऐसे सर के बहुत सारे देख लिए। डीएम का भी मैंने फुल कोर्स नहीं करा था, क्रैश कोर्स ही करा था, क्योंकि टाइम नहीं था, जॉब भी करता था मैं। क्रैश कोर्स में बाबा आपने कुछ घपलेबाजी भी करी है, इस बार सुनने में आया था, ऐसे गुप्त सूत्रों से पता चला है। नहीं, वो ठीक है जो भी आपके सूत्र हैं, बट यहाँ पे आपको घपलेबाजी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मतलब घपलेबाजी नहीं, वैसे जो पढ़ा है बहुत ही बेहतरीन पढ़ा है। कुछ भी कट नहीं होगा, सब रॉ चीजें चलेगी दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ा सा गेट के लिए मतलब गेट में प्रैक्टिस फोकस था ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या कभी कभी पीवाईक्यूज रिपीटेड हो जाते हैं, तो उधर क्या था कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही करना, इधर प्रैक्टिस एक्स्ट्रा जैसे वर्कबुक हो जाते हैं बहुत सारे। सही। क्योंकि गेट में क्या है, अब जैसे इस बार का आप सेट देख लो, पीवाईक्यूज आया बट स्टिल लेंथी क्वेश्चंस है बहुत सारे, तो प्रैक्टिस नहीं है आपका तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इस बार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो था सेट 2 का, वो हार्ड आया था। तो अगर इस बार सेट 2 की अगर बात की जाए तो सेट 2 के क्वेश्चंस अगर कोई हार्ड नहीं था तो वो लेंथी था, और जो हार्ड था वो तो हार्ड था ही। और शायद इसी वजह से स्केलिंग भी अगर देखो, कितने नंबर का स्केल्ड हुआ था आपका? मेरा 14 मार्क्स। 14 मार्क्स स्केल्ड हुआ है। 14 77 से 90.75 हुआ था।
ओह, तो क्या लगता है ये मतलब इस तरीके के जो नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत फ्रेंकली बताना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि शिफ्ट 1 हुआ, शिफ्ट 2 हुआ, शिफ्ट 1 में कम कर दिए गए मार्क्स जो स्वाभाविक भी बनते हैं, पर शिफ्ट 2 में आपको बच्चों को बैलेंस करने के लिए 14 मार्क्स तक को नॉर्मलाइज करना, क्या ये पेपर की ये चीज बताता है कि ये नॉर्मलाइजेशन चीजें बैलेंस हो जाती है? नहीं सर, अगर मैं दोनों पर्सपेक्टिव से देखूं तो दोनों से रॉन्ग है। अब जैसे सेट 2 वाले ये सोचेंगे कि इजी पेपर आ गया तो आपका माइंड फ्री हो गया, आप रिलैक्स हो गए, ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, कॉन्फिडेंस हो गया। सेट 2 वाले ऐसा सोच रहे हैं कि सेट 1 को ही एडवांटेज है। सेट 1 वाले सोच रहे हैं कि सेट 2 को ऐसे इतना भी हार्ड नहीं था। तो वो दोनों तरीके से मतलब एक्चुअली जब घर पे बैठकर आप पेपर देखते हो तो हर एक पेपर इजी लगता है या मीडियम ही लगेगा, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो सिचुएशन अलग होती है। मैंने हमेशा बच्चों को बताया अभी कि पेपर 1 वाले इसलिए गलती कर सकते थे क्योंकि इजी पेपर था, ओवर कॉन्फिडेंट में आके गलती कर देते। पेपर 2 जिनका था इवनिंग शिफ्ट में था, वो जब एग्जाम देने के लिए गए, पहला क्वेश्चन किया नहीं बन पा रहा है, दूसरा क्वेश्चन किया और नहीं बन पा रहे, कॉन्फिडेंस की थोड़ी धज्जियां उड़ने लग जाती, फिर जो आते हुए भी चीजें वो भी कितनी बार नहीं हो पाता है। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने फील भी किया, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट थे जिनको हम ये मान रहे थे कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट के अंदर रैंक लेके आएंगे, बट वो उस प्रेशर को नहीं सह पाए और उनकी रैंक 200 पार चली गई। बहुत सारे ऐसे और सर सेट 2 में एक और चीज थी कि बहुत सारे एमएसक्यू एमसीक्यू से। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन किया, अब मैंने देख लिया कि एक ही आंसर आ रहा है, अब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि गलत तो नहीं है कहीं, फिर से मैंने वो क्वेश्चन किया, तो ये भी टाइम वेस्ट कर रहा था। टाइम वेस्ट होता है, सही बात है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन बार-बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ रहा था। एक क्वेश्चन मेरा ऐसे गलत हो गया कि एमसीक्यू था, एमएसक्यू दिया था और मेरा एमसीक्यू आया था, बट मेरे को लग रहा था कि बहुत सारों में ऐसा हो रहा है तो एक और मार देता हूँ, तो वो गलत हो गया एंड में। सही। और क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए हैं आप प्रिपरेशन के लिए? कोई बुक्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, क्या 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 चीजें? सर मतलब मेरा हमेशा से प्रैक्टिस फोकस रहा है। मतलब किसी भी एक आप जो भी आपको पसंद है टीचर, उनसे पढ़ लो, उसके बाद आप ऐसा नहीं है कि अब से एक हो सकता है ना कि वो टीचर से सारा समझ में ना आए। ट्रू। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सब्जेक्ट ही किसी और टीचर से पढ़ने चले जाते हैं। अब जैसे मान लो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हाँ, वन मैन आर्मी। हाँ, अब जैसे आपने किसी टीचर से कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, अब मान लो उसमें से एक टॉपिक समझ नहीं आया, तो फिर वो किसी और से पूछने लगते किससे पढ़े। अब किसी ने दूसरे उसका रिकमेंड किया तो पूरा सब्जेक्ट ही दूसरे टीचर से भी पढ़ने लगते हैं, स्पेसिफिक एरिया पे उनको फोकस करना चाहिए। तो मेरा ये है कि कुछ नहीं समझ आया तो वो स्पेसिफिक टॉपिक आप किसी और टीचर से पढ़ लो या फिर उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। तो मेरा यही था कि एक बार पढ़ लिया, हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस करो। और एक्चुअली मेरा एक ये था कि मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ पर मैं डाउट सॉल्व करता था। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा ग्रुप थे, सभी में 500-800,000 के आसपास स्टूडेंट थे। okay. तो मेरा क्या होता था, डेली में मॉक टेस्ट ही देता था, क्योंकि मैं डेली 50 सारा डाउट सॉल्व करता था। सही बात है, ऐसा लगता था डेली मॉक लिख रहा है, हर सब्जेक्ट के करता था। तो वो मेरे को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल मैंने टेस्ट सीरीज ली नहीं थी ऑफिशियली, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट मांग के कि मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे सभी टेस्ट सीरीज दिए थे मैंने हर कोचिंग के। जीएफजी का जो फ्री वाला था उसमें तो अकाउंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि फ्री में दे दिया था लास्ट, तो वो मैंने किया था। और एआईएमटी दिए थे, जीएफजी के एआईएमटी में फर्स्ट रैंक आया था मेरा और एक में 5th। आपने मेरे को स्नैपशॉट भी भेजा था इसका, या स्नैपशॉट भेजा था या कहीं आपने वीडियो शेयर किया था आपको वो? हाँ, एक छोटा सा कि इसके अंदर ये रैंक आई थी, ये रैंक। फर्स्ट एआईएमटी मिस हो गया था, उतना पता नहीं लग पाया था कि उसमें भी तो फर्स्ट ही रैंक थी। सही है। तो और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके लिए क्या क्या फॉलो किया? मतलब एक चीज जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करी थी, जैसे कुछ सब्जेक्ट मैंने बताए थे, सीओए हो गया, डीएम हो गया, ईएम हो गया, ये मैंने डेप्थ में नहीं पढ़े थे क्योंकि जॉब कर रहा था, टाइम नहीं मिला था। तो जो महा रिवीजन क्लासेस थे जीएफजी के, मतलब वो बहुत सही लगे थे। विजय सर के सीओए और इन सब्जेक्ट, डीएम आपने भी डीएम इस बार बहुत लिया है। और मतलब एक जो सर का था सीक्वेंशियल सर्किट का, एक पूरा लेक्चर ही 5-6 आवर्स का था वो। मतलब ऐसा था कि मतलब पूरा रिवाइज हो गया, मतलब उसमें टफ क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन थे। तो वो मतलब पूरा रिवीजन हो गया था एक वीडियो के अंदर ही, सारे क्वेश्चन करे थे मैंने। तो सही है। ये सब मतलब बहुत एडवांटेज करे थे एंड में, क्योंकि मेरा ये था मैं रिवाइज नहीं करता था, क्योंकि डाउट सॉल्व करता था, रिवीजन देता था। तो इस वे में मैंने रिवाइज करा था प्रैक्टिस के थ्रू। सही। सब्जेक्ट वाइज मतलब ऑलमोस्ट आपने तो सारे टीचर्स को एक बार देख लिया होगा, अगर ऑनलाइन जा रहे हो। सारे टीचर आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंकली, इट्स नॉट ऑल अबाउट जीएफजी, इट्स नॉट ऑल अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉरगेट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। टीचर वाइज अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई बच्चा फ्रेश प्रिपरेशन करना चाहता है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को उसको फॉलो करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। नाम लेना चाहो आप ओपनली नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं। एक्चुअली मैंने इस पे शीट भी बनाई जिसमें सारे टीचर के नाम दिए, बट अगर मैं नाम लेना चाहूँ सब्जेक्ट के, तो जैसे सीएन में मैंने अंकित सर को फॉलो करा था, अंकित डोला सर, बिल्कुल।
उसके बाद CN के बाद हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब मैंने मल्टीपल टीचर करे थे, बट बिगिनिंग में विश्वदीप सर को करा था। देन फिर एक जो बाला सर है मेडीजी के, वो फॉलो किए थे। देन CDS एल्गो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज मैंने फैंग कंपनीज क्रैक किया था, तो वो लैंग्वेज अच्छी थी। स्टिल जो एल्गोरिथम गेट का थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उधर सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, इधर मोर एनालिसिस होता है। तो इसमें मैंने जो पंकज सर है उनका CDS करा था, एक रेड्डी सर का फॉलो किया था, तो ये CDS एल्गो का हो गया। उसके बाद में डिजिटल लॉजिक आपसे किया था, और एक मेडिसिन में श्रीनिवास सर भी है, श्रीनिवास सर, हाँ वो किया था। बिकॉज मेरा क्या था ना कि गवर्नमेंट का एक भी प्रिपरेशन किया है, तो वो मैंने किसी टीचर से पढ़ा, फिर गेट के लिए वापस से किया, तो मल्टीपल टीचर से। बिल्कुल। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब ऐसा मुझे कभी मैंने किया नहीं था, मैं लीनियर अलजेब्रा छोड़ के गया था। हाँ, और मैथमेटिक्स में बताऊं, गेट की जो मैथमेटिक्स है ना, उसका कोई लेवल नहीं है। अगर आप जेई के लेवल पे जाके आपने प्रिपेयर किया होता है, तो आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाओगे तभी सारे, मतलब इस बार एक क्वेश्चन आया था x log x का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा जाता है जेई की। मतलब ये मजाक था, लिटरली बता रहा हूँ। जेई मेंस में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे एक बार हंस देंगे, अरे ये कहाँ से आ गया। ये एक्चुअली बिट्स पिलानी के एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके मतलब तो मैंने लीनियर अलजेब्रा तो स्किप कर दिया था, बट कैलकुलस आता था, तो वो महा रिवीजन में जो मैम के थे वो देख लिया था मैंने एंड में, तो साक्षी मैम के जो थे, हाँ, और प्रोबेबिलिटी भी उनसे ही देख लिया था, क्योंकि वही जेई के था, तो तब सही, उसमें तो हल्का फुल्का आपने देखा, तो कवर हो गया। उसके बाद और सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने एज सच किसी टीचर से नहीं पढ़ा, सर से, मतलब मैंने क्रैश कोर्स टाइप पढ़ा था, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो मैं चाह रहा था स्किप कर दूं। डर भी लगता है सर कि लेंथी सब्जेक्ट है, क्यों डर लगता है बच्चों को? डर नहीं है, एक्चुअली कैसा है कि 120 घंटे 130 घंटे का होता है, तो अगर आप शुरुआत में कुछ चीज़ें पढ़ते हो, तो फिर जब एक बीच में आते हो, जब 70-80 आवर्स हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि शुरुआत का भूल गया, फिर जब लास्ट में जाते हो पढ़ने के लिए तो फर्स्ट का भूल गया, पहला अगर रिवाइज करने जाते हो तो लास्ट का भूल गया। तो बेसिकली बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, और फिर वही क्वेश्चंस हैं उसके, तो वही एक मेन रीज़न होता है। ऐसा सच तो डर तो नहीं लगता भी लोगों को, जो बेसिकली पढ़ लेता है उसके लिए ईजी हो जाता है, जो रिवाइज कर लेता है, जो क्वेश्चंस कर लेता है। बट स्टिल लेंदी सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा लगता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट भी है कि कब कहाँ से डीएम में उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, तो वैसे तो पूरा गेट ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उसके बाद CDS के लिए आपने जनरली फॉलो नहीं किया, CN हो गया, डिजिटल हो गया, DBMS में इनिशियली विश्वदीप सर से करा था, देन एक रवि सर है उधर मेडिसिन में, और विजय सर से भी किए थे, विजय सर से। तो उसके बाद CO एक्चुअली मैंने काइंड ऑफ स्किप किया था, बट कुछ टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करते हैं वो विश्वदीप सर से पढ़े थे मैंने। ओके। और जैसे जब एग्जाम होता था उसके पहले अगेन क्रैश कोर्स महारिविजन वाले विजय सर से कर लेता था, क्योंकि विजय सर का ऐसा है कि वो बोलते हैं कि महारिविजन है, वो पूरा ही पढ़ा देते हैं। अच्छा तो विजय सर ये धोखा देते बच्चों को? नहीं, अच्छा है ना, मतलब अगर कोई चीज अच्छे के लिए कर रही है तो फिर धोखा क्या, फिर क्या। और मतलब बच्चा सोच के आ रहा है ना क्रैश कोर्स होगा, पता चला पूरा मिल रहा है उसको। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर यार, और गेट तो वॉर ही है। और फिर उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसा नहीं कि इनिशियली पूरी मेंटेन रहती है एंड तक, लास्ट तक, और वो 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाते रहते हैं, वो मतलब रुकते ही नहीं है। मैं तो कभी कभी रात में, और वो और मलेशियम सर TOC कंपाइलर, TOC सीरीज तो देवा सर का नाम है हर जगह पूरा। और कोई अल्टरनेट में, मतलब अल्टरनेट में मैंने ऐसे टेस्ट किया था कि देवा सर के अलावा और कोई अच्छा है, तो जो एक सुंदरम सर है बहुत पुराने मेडिजी के, हाँ, उनसे किया था, बट वो उनका थोड़ा फास्ट पेस था, तो मतलब रिकमेंड, मतलब यूजुअली स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट के फीडबैक आते हैं, सही कनेक्ट मतलब नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड टाइप के हैं, बट मतलब पढ़ाया अच्छा था, बट हर किसी को कनेक्ट नहीं हो रहा। और देवा सर का तो मतलब उनके ऐसे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन इन सिंगल वीडियो, वो सब बहुत, मतलब क्योंकि TOC मैथ्स जैसा ही है, प्रैक्टिस करना है, उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, 15 मिनट में मतलब थ्योरी हो जाती है। तो पर जो देवा सर वो प्रैक्टिस कराते हैं जिस लेवल का, और ऐसा नहीं है कि पेड पे ऐसा करा रहे हैं फ्री में, वो फ्री में भी वैसे कराते हैं जैसा पेड कराते हैं, वो पूरा डेप्थ में कराते हैं, हर एक चीज मतलब डाउट लेते हैं सबका, और वो भी रात में 4-4 बजे तक ऐसे देखे उनके, पूरा 10 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, 6 बजे तक चल रहे हैं उनके वीडियो। सही बात है। तो यार ये आपको काफी कुछ सब्जेक्ट का मिल गया, कोई सब्जेक्ट बच तो नहीं गया सर? ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, राइट? तो सारे सब्जेक्ट के आपके टीचर्स के नाम आपको बता ही दिए गए कि किस किन को उन्होंने फॉलो किया। और हाँ, एल्गोरिथम एक तो जो रवि सर है मेडिसी के, एल्गोरिथम का उन्होंने बता दिया। उसके बाद खलील सर से भी करा था एल्गोरिथम्स का, और ये अपने रेड्डी सर से भी किया था। तो यार देखो, गिने चुने ही, अगर CS के फील्ड में अगर मैं आपको टॉप मोस्ट टीचर्स की अगर बात करूँ ना, तो कुछ गिने चुने ही आपको टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम ऑलमोस्ट उन्होंने ले लिया। कुछ यहाँ है, कुछ और कहीं है, बट मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं वो आपको
GFG के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स है वो आपको प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। एक चीज जो बताया भी उन्होंने और मैं खुद भी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कोचिंग करना है कि फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना है, इट्स अप टू यू। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन मैनर में आकर अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, मोटिवेट रह सकते हो, रेगुलरिटीज की आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी करके भी ला सकते हो। जैसे इन्होंने सिंगल डिजिट में रैंक लाए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट लेके आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करके भी लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं, बस कोचिंग से ये होता है कि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है कि जिनको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में बुक से पढ़ने में या इधर उधर से कंटेंट को मिलाकर रिसोर्स करने में हो सकता है आपको 1.5 महीने 2 महीने का टाइम लगे, कोचिंग में आपको 15 डेज में उस लेवल का कंटेंट डिलीवर करवा दिया जाता है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मिल जाता है। कहीं नहीं भटकना, हर एक चीज आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता जाएगा। नोट्स की बात की जाए, वीडियोस की बात करी जाए, क्विज की बात की जाए, टेस्ट सीरीज की बात की जाए, रिवीजन क्लास की बात की जाए, सब कुछ आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पूछते हैं या फिर लैग करते हैं, वो रहता है बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा। मतलब मेरा ये रहता है कि कोई आपको मोटिवेशन दे नहीं सकता। मतलब सर भी अगर एक मोटिवेशन वीडियो बना देंगे तो वो 1 दिन 2 दिन तक रहेगा, वो सिर्फ एक्सटर्नली कुछ टाइम के लिए रहेगा, पर वो उससे रैंक नहीं आ सकती कभी। हाँ, वो आपको सेल्फ मोटिवेशन, मतलब अब जैसे मेरा क्या था कि मैं जॉब था और अच्छी खासी सैलरी थी, तो मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरी सैलरी थी। तो मेरा मोटिवेशन करने का तरीका ये था कि जो जहां से मुझे निकलना है मैं उसके लिए सेल्फ हेटेड पैदा करता था और जो सैलरी थी मैं उसको यूटिलाइज नहीं करता था। अब जैसे मुझे घर जाना है, मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के ट्रेन से आता था। वो सफरिंग आप जब तक लोगे आपको मन करेगा कि यहाँ से निकलो। सही। अब मैं अफोर्ड कर सकता था एक फ्लैट लेना 1 BHK, बट मैं पीजी में रहता था 3 शेयरिंग के साथ, क्योंकि फिर आप उसमें रहोगे तो आपको डेली याद आएगा कि यहाँ से निकलना है आपको। True. तो वो आपको सेल्फ डेवलप करना पड़ेगी, खुद के नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे, आप किसी से ले नहीं सकते, वो खुद ही आपको करना पड़ेगा। टाइम कब निकालते थे पढ़ने के? सर एक्चुअली मेरा क्या था कि बहुत फास्ट पेस कंपनी थी, 10 से 12 घंटे का जॉब था, तो मेरा मोस्टली रात में निकलता था। मैं रात को 10 से 4 पढ़ता था और दिन में ऑफिस में निकाल लेता था बीच में 1-2 घंटे। बच्चों के तो बहुत कंप्लेन होते हैं कि वो कॉलेज जाते हैं उनको टाइम नहीं मिलता, वो ऑफिस जाते हैं उनको टाइम नहीं मिलता। मैं तो बोलता हूँ कि ऑफिस वालों को तो फिर भी मिल जाता है, कॉलेज वाले बच्चों को क्या लगता है टाइम नहीं मिलता। मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप मतलब जब रूम पे हो थ्योरी पढ़ लो और कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर लो, कि आप थ्योरी वहाँ पढ़ नहीं सकते, डिस्ट्रैक्शन होगा, बच्चे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, आप नोट्स ले जाओ वो पढ़ते रहो। तो मतलब कॉलेज में आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज मेरा ये है कि आप गेट तभी दे रहे हो बिकॉज आपको कॉलेज से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसको कुछ देने की जरूरत क्या है। 8 CGPA के आसपास मेंटेन करो, एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ो, बाकी पूरा फोकस गेट पे दो। कॉलेज जा रहे हो, बुला रहे हैं, तो वहाँ उनको सुनने की जरूरत क्या है, बिकॉज उससे आपको नहीं मिल रहा, तभी आप गेट की तैयारी कर रहे हो। प्लेसमेंट भी वो 4-5 LPA दे रहे हैं, तो वहां से कुछ मिल नहीं रहा आपको, तो वहां जाके आप अपना ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको वहां जाके थ्योरी पढ़ने में मजा आ रहा है क्लास में, तो आप वो करो, प्रैक्टिस करके आप यूटिलाइज कर पा रहे हो तो वो करो। और दूसरी चीज सर, कॉलेज वाले बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि यार देखो, टाइम मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है। वो आके मतलब हम एक थोड़ा सा गाइड जरूर कर सकते हैं, आइडिया जरूर दे सकते हैं, बट कहाँ से क्या टाइम चुराना है ना, ये आपको ही पता होना चाहिए। आप 8 घंटे कॉलेज चल रहा है, तो आपको 8 घंटे में, आपका भी दिल जानता है कि 8 घंटे में तुम कितना पढ़ते हो, राइट। सम ऑफ द लेक्चर्स आर बेसिकली फ्री, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ गेट का कॉलेज में नहीं भी पढ़ रहे हो, तब भी कॉलेज की चीजों को घर पे लाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू कवर एंटायर द थिंग्स विच इज हैपन इनटू द कॉलेज, राइट, इनटू द कॉलेज इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट मिलता है, घर पे आके असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में कर कुरा के छुट्टी कर दो, राइट। लैब्स के अंदर 3 घंटे का लैब्स होता है, आप 1.5 घंटे में लैब्स खत्म हो जाता है, आपस में फिर तुम बात ही करते हो कि तेरी वाली कैसी है, मेरी वाली कैसी है। ये सब बातों से कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नई चीजें, डेफिनेटली नई चीजें आप नहीं पढ़ सकते हो, जैसे ऋषि ने बताया कि नई चीजें वहां पर आपको थोड़ा सा सराउंडिंग्स वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलग अलग सी चल रहे होंगे, राइट, एटमॉस्फेयर होगा। वहां पर आप उस चीज को यूटिलाइज करो कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, पीछे बैठ गए लेक्चर के अंदर देख लिया, ये सब चीजों के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी चीज, 4-5 कॉलेज वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि 6 घंटे का टाइम मिलेगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, वो 6 घंटे कभी नहीं मिलेगा। चंक में टाइम मिलते हैं, चंक में टाइम का मिलता है। कभी कॉलेज में तुमको 20 मिनट मिलता है, वो 20 मिनट भी टाइम है, 24 आवर का पार्ट है, आपको यूटिलाइज करना होगा। आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो वो इसके लिए नहीं कि सर आधे घंटे तो माहौल बनाने के लिए चाहिए होता है। माहौल क्या होता है भाई, यूज करो उस आधे घंटे को, राइट। वहां से आने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, 2 घंटे पढ़ो। चंक में टाइम निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि तुमने दिन में 5-6 घंटे कैसे चुरा लिया, आपको पता भी नहीं चला, राइट। और यही टाइम मैनेजमेंट होता है जो जनरली करना होता है। ऋषि, क्या क्या चैलेंजेस फील किया प्रिपेयर, क्योंकि यार कॉलेज के साथ देखो, आप भले 21 के पास आउट हो, रैंक आई है 2025, बट अगेन
8 रैंक लाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। कॉलेज के साथ, क्योंकि जैसे ही आप जॉब में जाते हो ना, सब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, प्रिपरेशन किया, चैलेंजेस तो आए होंगे क्योंकि जॉब तो क्विट की नहीं, जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करी। क्या क्या चैलेंजेस फील किया, उसको कैसे ओवरकम किया? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। अच्छा, कि सैलरी तो बढ़िया मिल रही थी, सही। तो पर ये देखा कि मैं पहले एनालिसिस किया कि जो मेरा सीनियर है वो किस स्टेट में है अभी, उनसे जा जाके पूछता था तो कोई भी खुश नहीं था। फिर पूछता था क्यों नहीं है, तो वो रीज़न जाना। तो फिर मैं देखा कि अगर मैं उनके स्टेज में होऊंगा 5-6 साल बाद, तो मेरा यही था कि मैं या तो ये निकाल देंगे लात मार के, या मैं खुद निकल जाऊंगा। True. तो ये था कि अभी निकल जाओ अपने आप, वो ज़्यादा बेटर है। अगर लात मार के निकालेंगे तो फिर दूसरी कंपनी लेती नहीं है। तो मेरा मतलब यही था, मतलब यहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को निकलना है खुद से। अब पहला चैलेंज यही था कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करूँ। अब एक साल तो ये बेनिफिट मिल गया, जब मैं गेट का नहीं दिया था, गवर्नमेंट एग्जाम का दिया था, कि कोविड का टाइम चल रहा था, तो वो मतलब बेनिफिशियल हो गया। बट फिर इन्होंने बुला लिया, तो फिर क्या था कि 3 डेज ऑफिस बुलाते थे और 2 डेज होम था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को छोड़ना है, तो मैं रिस्क लेता था कि मैं एक ही दिन जाता था। अब वो गाली देते थे, कुछ भी देते थे, वो मैं सुन लेता था। थोड़ा एक दो बार ज़्यादा हो गया था तो रोना वोना आ गया था, मम्मी को बोल दिया था। बट मम्मी ने बोला ठीक है, अब तुमको छोड़ना है तो थोड़ा कर लो। तो वही था कि मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक चैलेंज ये था। उसके बाद दूसरा चैलेंज था टाइमिंग वाला। अब क्या रहता है ना, एक तो जैसे जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो इनिशियली उतना लोड नहीं रहता, क्वार्टर एंड आता है तो बहुत प्रेशर आता है। True. तो मैं क्या करता था, क्वार्टर के इनिशियल में ज़्यादा यूटिलाइज करता था, जब इतना लोड नहीं है। तो वो रात को देर तक पढ़ना, मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने नींद को सेक्रीफाइस किया था। मतलब मैं एक टाइम पे 4 घंटे मतलब रात में सोता था, और 1 घंटे मतलब आफ्टरनून में जल्दी दिन में टाइम निकाल के। हाँ, तो वो ये था। और ये मतलब मेरे को पॉलीफेसेस में स्लीप आप ये प्रैक्टिस थी जेई के टाइम से, क्योंकि वहाँ भी कोचिंग का और टाइम होता था। ट्रू। इवन गेट का एग्जाम मैंने सोया नहीं था मैं रात को, क्योंकि मैं ट्रेन में था। अच्छा, कहाँ था सेंटर? मेरा उज्जैन में था। मेरा कोलकाता पोस्टिंग था, मुझे पता नहीं था कि गेट जब फॉर्म भरा था कभी कोलकाता जाना पड़ेगा। अब वो ट्रेन लेट हो गई। तो अभी जॉब में हो आप, तो अभी सेटिस्फाई हो, खुश हो? नहीं सर, अभी तो नहीं सेटिस्फाइड। तो अब आगे क्या करना चाहते हो? मतलब मेरा ये रहता है कि यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ, वो लगता है कि रिपीटेटिव चीजें तो फिर मजा नहीं आता, दूसरी चीजें। तो मजा किस में आएगा? मेरा मजा ये है कि जब तक पावर नहीं मिलेगी हाथ में तो मजा नहीं आएगा। बेसिकली यूपीएससी के लिए सोच रहे हो? यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ। क्या सिविल सर्विसेज क्रैक कर लोगे तो क्या मजा आएगा? आना चाहिए मजा। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऋषि को एक वो किक मिल गई है कि मतलब बार्क में इसने फर्स्ट रैंक लाई, फिर इसने नीलेट का एग्जाम दिया था, उसमें फर्स्ट आई थी, उसमें भी फर्स्ट आई थी, एनआईसी में सेकंड आई थी, और सिंगल डिजिट रैंक 8th रैंक जो है गेट में माना। अब ये भाई यूपीएससी के पीछे पड़ गया है कि वहां पर भी मतलब ये है कि रैंक लाने कॉन्फिडेंस है। अब आए ना आए वो तो लक के ऊपर है, बट अंदर से ये कि हो जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस। मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे तुमने पहला अपना बार का एग्जामिनेशन दिया, तुम्हें कॉन्फिडेंस आया, जब तुम गेट का एग्जाम जब देने वाले थे तो ये कॉन्फिडेंस कैसे चेंज करता है आदमी को, मेरा वो क्वेश्चन है। सर बार का मैं बताऊं तो मैं एडमिट कार्ड आके फाड़ दिया था, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया था, ऐसा मेरे को लगा था, क्योंकि बहुत ही अनबैलेंस पेपर था। 2 घंटे में आप वैसे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। बट जब रैंक आया, और एक्चुअली मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया था एमपी के उसमें फ्रंट पेज पे, तो तब एप्रिसिएशन मिला, तो वहां से कॉन्फिडेंस आया था कि परिवार वाले खुश थे, मतलब रिलेटिव जो जानते नहीं थे कॉल लगा रहे थे, तो वहां से अच्छा फील हुआ, तो लगा कि रैंक आ सकती है। फिर नाइलेट का दिया, फिर फर्स्ट रैंक आया। तो गेट में ऐसा था मेरा कि जब भी मैं दूंगा मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अब मैं 8th से मतलब जब मैंने मम्मी को बताया घर पे 8th रैंक आई, तो मम्मी ने बोला था कि बुरा मत मानना फर्स्ट नहीं आई तो। और मेरा क्वेश्चन है बेसिकली, जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों को, ये अभी जैसे क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्वेश्चन नहीं आया, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस पर बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मेरा ऐसा था कि सर कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो मैं तो खुश होता था कि अभी नहीं बना, अब ये भी आ गया, अभी मुझे पता लग गया ये भी। ऐसे मतलब मेरा लर्निंग का इतना नेगेटिव नहीं, डीमोटिवेशन नहीं होता था। मतलब तुम अपना वो एक ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट अपना बना के हमेशा चलते थे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कौन सा है, वीक कॉन्सेप्ट कौन सा, और वीक कॉन्सेप्ट पे आप हमेशा काम करते थे। मतलब कोई भी कुछ डाउट पूछा नहीं बना तो ऐसा नहीं लगता था क्यों नहीं बना, ये था कि अच्छा हुआ नहीं बना, अब ये एक और चीज ऐड हो गई नॉलेज में। मतलब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, मुझसे कुछ नहीं बनेगा,
इंस्टेड ये सोचना चाहिए कि ये नहीं बना, अब अच्छा अब गेट में ये आएगा तो बन जाएगा, ऐसे सोचना चाहिए, मतलब पॉजिटिवली लेना चाहिए हर चीज़ को। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि मुझे अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो लगा कि सब आ गया। बेसिकली ऋषि मुझे ये बताओ कि जो भी चैलेंजेस आप फेस करते थे, ठीक है, और आपने जैसा बताया कि आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट भी अपना आप निकाल लेते थे, मेरे को एक बात और ये भी जाननी है कि जब बेसिकली आप बच्चों को क्या बोलोगे कि आपको गेट में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, वो कहता है सर मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो क्या सफिशिएंट है, क्या 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो सफिशिएंट होता है कि नहीं होता है, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, बेसिकली क्या रूटीन होना चाहिए? क्योंकि अब तुमने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, उसमें सिंगल डिजिट रैंक निकाली, फर्स्ट निकाली, सेकंड निकाली है, 8th निकाली है, तो तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया है कि बेसिकली बच्चों को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, क्या उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब ओवरऑल अगर ऑन एन एवरेज लेवल पे पूरे इंडिया के अगर बच्चों के हम बात करें तो उस पर क्या बोलोगे? सर मतलब एक का आंसर तो ये है कि डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है किस चीज़ का। अब जैसे मेरा जेई का एक्सपीरियंस था तो मैथ्स अच्छा था तो मुझे टाइम नहीं देना पड़ा। अब हो सकता है कि किसी का दूसरा बैकग्राउंड हो, उसको मैथ्स आता ही नहीं हो, उसको उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। बट स्टिल मतलब मेरा ये है कि 6 से 7 घंटे में अगर आप सही से दो तो कोई भी एग्जाम, कोई भी, इवन यूपीएससी भी, वैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं टॉपर्स के, वो बोलते हैं 8 घंटे में भी हो जाएगा। कितने महीनों के लिए गेट की? गेट में आप मतलब जो भी 10-11 महीने होते हैं, मतलब मार्च के बाद से, अप्रैल के बाद से आप दो। कितने महीने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। मैंने लगभग 15 AIMT दिए थे और लगभग 20-30 और एक्स्ट्रा दूसरों के अकाउंट से टेस्ट दिए थे टेस्ट सीरीज के। तो मेरा तो यही है कि जितने देना है टेस्ट उतने दो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एंड तक वेट करते हैं नवंबर तक कि अब स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, वहां उनको पता लगता है कि ये तो आता ही नहीं है मेरे को, अब 2 महीने बचे हैं, अब कैसे होगा। मैं ये बोलता हूँ कि आज तुमने कोई सब्जेक्ट खत्म करा, कल ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अभी से इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब दिसंबर में स्टार्ट करोगे, जनवरी में पता लगेगा, अब लगेगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर उनको 50 नंबर पे आने होते हैं तो इस कारण से उनके 40 या 30 पे अटक जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो बच्चों का जनरली रहता है कि कॉलेज के अंदर है गेट या स्किल कोडिंग, किस लाइन में जाना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके? क्या लगता है कि उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे ऑप्ट करना चाहिए कि क्या चीज उनके लिए परफेक्ट है, या दोनों ही एक साथ किया जा सकता है? सर मेरा पहला उनसे क्वेश्चन यही होगा कि आपके कॉलेज का कंपनी किस रेट में आती है, मतलब प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम या मिनिमम। अगर आपका 4-5 LPA का है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप प्लेसमेंट की तरफ मत जाओ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप बेंगलोर में 4-5 LPA जाओगे तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ट्रू। और फिर सर सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका डायरेक्ट इंक्रीमेंट करंट सैलरी पे मिलता है। अगर आपका 5 LPA है तो मिनिमम 2 साल आप लगेगा आपको स्विच करने में 2-3 साल बाद आपका 5 से वो 10 होगा। अगर और ज़्यादा चाहिए, 15-20 चाहिए, तो फिर 4 से 5 ऑफर कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपको 3 से 4 साल स्किल वो डेवलप करने में लग जाएगा। सही बात है। वहीं अगर आप 2 साल अच्छे से, अगर आप 3rd-4th ईयर गेट का कर लिया तो हो सकता है कि 2 साल MTech करने के बाद आपका 20-25 डायरेक्ट स्टार्ट हो। अब यहाँ पर आप सोचे कि 4 साल में आपका 10 हो रहा है और अगले 2 साल में 20 भी हो गया, बट आपका वहां पर 5 साल में आप 40 तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा नेट क्या मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती आपकी 40 है। हाँ, वो भी, अब जैसे मेरा स्टार्टिंग अच्छा हुआ था तो वो एडवांटेज रहता है। और एक और बेनिफिट ये है कि आपको एल्यूमिना नेटवर्क मिलता है गेट का। ट्रू। तो क्या रहता है, आप कंपनीज में स्विच करना है तो बोल दो कि मैं ये IIT से हूँ, वो नाम सुन के रेफर कर देता है। सही बात है। तो वो है कि अगर आपको आगे सर्वाइव करना है, स्विच करना है फ्रीक्वेंटली, तो वो भी एडवांटेज मिलता है गेट की तैयारी करने से। सही बात है। तो ये तो यार काफ़ी कुछ हमको और आप लोगों को भी दोस्तों ऋषि से सीखने को मिला होगा। और ऋषि ने काफ़ी कुछ ब्यूटीफुली बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें करी और ज़बरदस्त रैंक लेके आए, नॉट इन गेट 2025 बट इसके अलावा बार्क हो गया, NIC हो गया, नाइलेट हो गया, और भी दुनिया भर के एग्जाम के अंदर उन्होंने सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लेके आए। आप लोगों की दोस्ती और भी अगर कोई क्वेरीज हो और ऋषि से आप पूछना चाहते हो, हमसे पूछना चाहते हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो वंस अगेन ऋषि, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस जबरदस्त रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर। राइट, तो दोस्तों टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।